आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर होगा धातु और अधातु का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ने क्या कहते हैं पिछले वीडियो में फिजिक्स का थर्ड चैप्टर पढ़े थे, उन्हें दो चैप्टर साइंस के हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो पूछा हुआ फ्यूचर रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? तो आप लोग को पता ही है कि हीलियम जो होता है 18वां वर्ग के तत्व है। तो हीलियम कैसा तत्व होता है? अक्रिय, निष्क्रिय या उत्कृष्ट गैस, ऐसा ऑप्शन में देता तो भी ध्यान दिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सिलिका क्या है? अरे सिलिका सिलिकन को ही कहते हैं। तो सिलिका जो होता है उपधातु होता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न कह रहा है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। तो यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। देखिए जी, इसमें जो क्वेश्चन है ना, अक्सर ये वाला क्वेश्चन पूछ देता है कि कोई भी तत्व है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है और जल में विलेय होता है, तो कैल्शियम होता है। इस चीज को आप ध्यान ही रखिएगा। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl HNO3 यहाँ 3 छूट गया है, का अनुपात क्या होता है? देखिए, एक्वा रेजिया जिसको आम्ल राज भी हम लोग कहते हैं, जिसमें क्या सोना प्लेटिनम ये सब घुल जाता है इसमें, क्योंकि सोना और सब में घुलता नहीं है। इसमें ना HCl और H2SO4 भी घुलाकर बनावा जाता है। अनुपात हमेशा अक्सर उलट देता है। देखिए ना, HCl हमेशा रहेगा, लेकिन यहाँ या तो HNO3 रह सकता है या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल रह सकता है, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल रह सकता है। तो देखिए HCl जब हमेशा रहेगा तो HCl 3 अक्षर से है तो 3, और इसको बोलेंगे कि 1। तो ये देखिए उलट के भी पूछ देता है, इस बात को ध्यान देना है। तो HCl जब 3 होता है, बाकी दोनों कोई रहेगा तो 1, तो यानी 3:1 इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा आधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? देखिए, आधातु कहेगा तो ब्रोमीन और धातु कहता है तो पारा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोनों द्रव अवस्था में होता है। यह ब्रोमीन आधातु है और पारा जो है से धातु है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? देखिए, आप लोग ना चाकू से काटा जा सकता है, आप लोग सिंपल सा सोडियम याद कर लोगे, तो नहीं, सोडियम ही नहीं, और भी धातु होता है। ऑप्शन पढ़िए, लिथियम, कैल्शियम, कॉपर और आयरन। तो लिथियम जो होता है चाकू से काटा जाता है। देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो होते हैं इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन अगर सोडियम रहेगा तो सोडियम मार भी कीजिएगा, सोडियम यहाँ पर ना है, लिथियम है तो लिथियम मारेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है? देखिए, लेड नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रस ऑक्साइड में ऑक्सीजन बनता है, यानी NO+O2 बनेगा। इन ऑप्शन का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? देखिए जी, सबसे अधिक अभिक्रियाशील के लिए आपको एक ट्रिक याद करना पड़ेगा, क्योंकि धातुओं को क्रियाशीलता श्रेणी आप लोग पढ़े हैं, तो उसको हम क्या करते हैं कि आपको लिखते हैं। तो थोड़ा सा हम इधर घसका लेते हैं। देखिए, आपको यहां से दिख रहा होगा कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कनका, मांगे, आलू, जिंक, हम ट्रिक भी बोलते चलते हैं, कनका, मांगे, आलू, जिंक, फिर Fe, ये हो गया धातुओं का क्रियाशीलता श्रेणी। और बीच में रहता है हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन रहता है। उसके बाद भी नीचे आता है दोस्तों, वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग छाप याद करते हैं, CHAA, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा का, तो AA यहाँ पे। तो इसको हम कैसे याद किए? थोड़ा सा नीचे करते ताकि ऊपर जो पोटेशियम छूट रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है। ध्यान से इसको समझिएगा। का मांगे आलू, जिंक या जान कह सकते कि आलू जान, फिर पीबी से पीबे, और ये हाइड्रोजन बीच में रहता है, और छाप CHAA, और लास्ट में P होता है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ता फिर भी लिखते हैं। अब C मतलब होता है कॉपर, H मतलब होता है पहले Hg, पारा जिसको लोग कहते हैं। A से पहले चांदी लेना है, उसके बाद सोना लेना है, AU मतलब सोना, और P मतलब PT। अगर ई क्रियाशीलता श्रेणी आपको याद हो जाएगा तो आसानी से क्वेश्चन को पकड़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? जो ऊपर रहेगा सबसे अधिक क्रियाशील, और जो नीचे जो रहेगा वो सबसे कम क्रियाशील होगा। यहाँ पर ऑप्शन देते हैं कि कॉपर है, Hg है, Ag है, AU है। तो कॉपर देखिए ना सबसे ऊपर है, देख रहे आपको, यानी कॉपर, और बाकी सब नीचे वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कॉपर। यानी
छाप में के ये जो हम छाप बताए, ये छाप के ट्रिक से ही पता चल जाएगा। आप ट्रिक कनका मांगे आलू जिंक फिर पीबे फिर हाइड्रोजन फिर छाप, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। देखिए ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है ऐसा क्वेश्चन है, तो जो सबसे क्रियाशीलता श्रेणी के जो सबसे नीचे होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। जितना नीचे रहेगा उतना ही बेहतर है। देखिए कॉपर भी नीचे है और सोना से नीचे क्या है, सोना है, तो सोना क्या होगा कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। अभी अगर करने के लिए बात करता तो पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है क्योंकि ऊपर होता है, ये जल्दी अभिक्रिया कर लेगा। अगला प्रश्न है लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक बनता है। कहने का मतलब कि आयरन को ना यानी लोहा को पूरा एकदम गर्म मतलब लाल कर दीजिए, इसके बाद इसमें ऑक्सीजन प्रवाहित करने से क्या बनता है, ये बनता है Fe3O4 बनता है। ये एक यौगिक है जो आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। सोल्डर में आपको बताया था मिश्र धातु में कि सीसा और टीन के जो मिश्र धातु होता है उसको क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया था, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो गहना उपयोग किया था वो 22 कैरेट का होता है। कोई कोई तो भैया 20 कैरेट का देता है, 18 कैरेट का देता है, ठीक है, ये सब ध्यान दे करके। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। देखिए भैया आयनिक कहेगा तो धातु के साथ जो यौगिक बनाता है वो आयनिक बनाता है, और अधातु के साथ जो यौगिक बनाता है वो सहसंयोजी बनाता है, ठीक है। आयनिक को वैद्युत संयोजिक यौगिक भी कहा जाता है। तो धातु के साथ कौन है, तो यह खल गए कि Cu4 तो कोई यौगिक ही नहीं होता, ये भी ध्यान देना है। तो CaCl2 हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा। तो आपको पता है कि चांदी सब सर्वोत्तम कुचालक होता है और ये सबसे महंगा और बहुत महंगा होने के कारण हम लोग कॉपर प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान दिया कि चांदी सबसे ज्यादा सर्वोत्तम सुचालक होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है, यानी सिंपल टेम्परेचर रहता है तब फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है, तो इसका अनुसूत्र P4 होता है, ठीक है। साधारण ताप रहता है तब। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान यानी त्याग हो जाता है, साझेदारी होने पर सहसंयोजी, लेकिन जब स्थानांतरण हो जाता है तो उसको बोलते हैं विद्युत संयोजी, या फिर इसको बोला जाता है आयनिक यौगिक। ये भी ध्यान देना, दो नाम है इसका। सहसंयोजी से तो पता चल जाता है कि साझेदारी कर रहा है, बाकी वैद्युत संयोजी या फिर आयनिक यौगिक। देखिए कार्बनिक कहने का मतलब है कि कार्बन वाला यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, इसमें तो कार्बन की तो बातें नहीं है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सर। पीतल उदाहरण है, तो पीतल भैया मिश्र धातु है, ना कि धातु अधातु उपधातु नहीं होता, ये मिश्र धातु होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। देखिए स्टील जहां आपको दिखा तो स्टील में हमेशा लोहा पाया जाएगा, लोहा और कार्बन। यहाँ पर तो मिश्र धातु की बात कराते हैं, लोहा ऑप्शन में, तो लोहा मारेंगे। स्टील चाहे कोई कैसा भी स्टील रहे, स्टेनलेस स्टील रहे, खाली स्टील रहे, तो लोहा अगर ऑप्शन में तो लोहा आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है। अब विजातीय कहने का मतलब अलग जात के, तो चूना पत्थर में कैल्शियम रहता है, खड़िया में भी कैल्शियम रहता है, तो खुद कैल्शियम दे दिया, यानी एल्युमिनियम इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम, यानी ऑप्शन इज सी। अगला प्रश्न है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत धनात्मक की, ए और बी दोनों उदासीन। तो भैया विद्युत धनात्मक होता है, ठीक है। ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, ए और बी दोनों इनमें से कोई। तो ग्रेफाइट देखिए है अधातु, उसके बावजूद भी सुचालक होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपवाद होने का ही पूछता है। पारे का अयस्क है, ये पारा के तो बेचारे एगो अयस्क होता है शून्य बार, HgS जिसका सूत्र होता है, जिसको हम लोग अम्लगम भी कहा जाता है। जिस मिश्र धातु में पारा पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, अम्लगम भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। नहीं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है। देखिए ना, अभी भी वैसा ही क्वेश्चन दे दिया जो आपको ट्रिक हम बताए थे कि कनका मांगे आलू जान फिर पीवी छाप। तो सबसे अधिक क्रियाशील, तो जो सबसे ऊपर रहेगा जो सबसे अधिक क्रियाशील हो जाएगा। तो यहाँ पर पोटेशियम सबसे ऊपर था, कनका, ऐसा बताया था ना आपको। तो सबसे ऊपर सोडियम है तो सोडियम, सॉरी पोटेशियम है तो पोटेशियम आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अधातु है, जैसे कार्बन, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। तो कार्बन अधातु है। देखिए कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव बताने वाले के बाद मिस्टेक हो जाए तो वो सब कभी कभी मैनेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। कौन सी गैस उत्सर्जित होकर जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी। तो देखिए जी,
कोई भी धातु है ना दोस्तों, जब ऑक्सीजन सॉरी जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु के ऑक्साइड बना लेगा। जब धातु के ऑक्साइड बना लेगा तो बचेगा कौन चीज, हाइड्रोजन बचेगा, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक, अगला प्रश्न कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। ये ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछता है। एल्युमिनियम के जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है, कोरंडम होता है, क्राओलाइट होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए एल्युमिनियम से एनोडीकरण, एनोडीकरण एल्युमिनियम की पर मोटी परत पढ़ना जो पड़ जाता है, जिसको हम संक्षारण कहते हैं, लेकिन इसके लिए फायदेमंद होता है, उसको एनोडीकरण कहते हैं। और जास्तीकरण में जिंक की परत चढ़ जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। आगे कहता है क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना होता है, क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है, तो बाह्यतम कक्षा में क्या हो गया, 7 हो गया। तो बाह्यतम कक्षा में 7, लेकिन बाकी सबको कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को तो बाह्यतम कक्षा के कहवे करते हैं, और जो बचल रहता है उसको कोर इलेक्ट्रॉन। ये भी हालांकि पूछा नहीं है ऐसा, लेकिन आपको जानकारी के लिए हम बताते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए इसमें ऑप्शन में सोडियम है, उसमें सोडियम नहीं था, तो यहाँ पर सोडियम मार देंगे। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। आप देखें इसमें सबसे कम कह रहा, मतलब जो सबसे नीचे होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कनका, मांगे, आलू, जिंक, फिर यानी लोहा। लोहा सबसे नीचे, अब इस चारों से सबसे नीचे लोहा है, तो लोहा सबसे कम क्रियाशील, कम कह रहा। लिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। अब यहाँ पे देखिए तो सल्फर अधातु है, क्लोरीन भी अधातु है, ग्रेफाइट भी अधातु, आयोडीन भी अधातु है। तो देखिए भैया ग्रेफाइट जो है से सुचालक होता है। अच्छा ये आप लोग जानते हैं ना कि अधातु विद्युत के कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद है। लेकिन अधातु में चमकीला भी नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा आयोडीन में चमक पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु। पिछला बार जो पूछा था अधातु, आपकी धातु का रहा, तो धातु में पारा जो होता है इसे द्रव अवस्था में रहता है, इसी कारण हम लोग बीपी भी जांच करते हैं। अगला प्रश्न, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बन जाते कहे, तो जो धनायन बन जाएगा उसको धातु कहेंगे, और क्या कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो देखिए ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है, तो 2, 6, यानी संयोजकता कहने का मतलब बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए कितना लेना या त्यागना पड़ेगा। तो चूंकि 6 है तो 2 लेना पसंद करेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगा। सोना की परमाणु संख्या तो 79 होता है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। अक्रिय मतलब निष्क्रिय, तो कार्बन, चांदी, हीलियम और हाइड्रोजन। देखिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी। इसका भी एक ट्रिक होता है, आपको हम लिख के बताते हैं। को याद करने के लिए आपको हम ऊपर से यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पे ही दिख रहा है आपको, ही ने अगर, ही ने अगर कर से एक्स ई रन आर एन। देखिए फिर से थोड़ा छोटा छोटा लिख ले, जूम करके आप देखिए, इसको समझिएगा। ही ने अगर कर से रन, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये ना होता है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। इसमें जितना भी अक्रिय गैस जो 18वां वर्ग के तत्व होता है जी, 18वां वर्ग के तत्व को अक्रिय गैस कहते हैं। तो इसमें आपको सब के सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गंधक की परमाणु, गंधक मतलब सल्फर, तो सल्फर की कितना होता है परमाणु संख्या, तो 16 होता है। लोहा की परमाणु संख्या पहले ही भी क्वेश्चन पूछा था 26 होता है। जस्ता का अयस्क क्या है, यानी जिंक का अयस्क क्या था, जिंक ब्लेड, जिंक काइट, ये सब जो जस्ता का अयस्क है। सीने बार बॉक्स, सीने बार तो पारा का होता है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का होता है, सोडियम क्लोराइड सोडियम का होता है। तो जिंक ब्लेड ऐसे पता चल रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। प्लस स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त क्या होता है। देखिए स्टील में लोहा तो रहता है, साथ ही कार्बन रहता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील में इसके अलावा क्या पाई जाती है। तो देखिए इसके अलावा ना लोहा प्लस कार्बन प्लस निकेल प्लस क्रोमियम पाई जाती है स्टेनलेस स्टील में। तो निकेल एवं क्रोमियम क्या है, निकेल, मैग्नीज एवं क्रोमियम, निकेल एवं क्रोमियम। देखिए ऑप्शन सी है इसमें। यानी आपको ध्यान रखिएगा, मतलब 2 नंबर में पूछता है कैसे स्टेनलेस स्टील में क्या क्या पाई, इसका कार्य सब पूछता है। तो ठीक है, तो लोहा, कार्बन, निकेल और क्रोमियम पाई जाती है। पीतल उदाहरण है, तो मिश्र धातु का उदाहरण है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इससे लेपित करने की क्रिया को जस्तीकरण भी कहा जाता है, जस्तीकरण भी कहा जाता है। इसको एक और भी नाम है गैल्वेनीकरण। दोनों वर्ड ध्यान दीजिएगा कि जिंक की परत को चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण भी कहते हैं और एक और वर्ड है गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु ब्रोमीन होता है, पारा होता है, धातु होता है। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी तेल या केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? कई बार पूछेगा भाई साहब, कई बार पूछे। ग्रेफाइट होता है, धातु है सब, लेकिन इसमें ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। वह धातु जो सिर्फ आम्ल राज में घुलता है। देखिए अब ही ने बताया एक्वा रेजिया यानी आम्ल राज। तो सोना यानी हाइड्रोजन के नीचे वाला जितना भी धातु होता है उसे इतना आसानी से नहीं, सोना जो होता है आम्ल राज में ही घुलता है। सोना, प्लेटिनम, ये सब आम्ल राज में घुलता है। प्रश्न, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जो संयोजी लेते हैं, किस समझिएगा बात को। या सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए ना, तो 2, 8, 10 और 4 14। अब फास्फोरस के 15 होता है, तो 2, 8, 5 और एल्युमिनियम के 13 होता है, तो 2, 8, 10 और 3 13 और सोडियम कितना होगा? तो 2, 8, 1। आप से कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक किसमें होगी? तो यानी संयोजकता वाला इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसकी होता है? आपको इसमें दिख रहा है कि 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन में। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक किसमें है? तो 5 है, यानी फास्फोरस से इसका आंसर हो जाएगा। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? अरे भाई तो नामे से पता चल जाएगा कि जिंक ब्लेड मतलब जिंक का होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यू पॉइंट निम्नलिखित में किस धातु? क्यू पॉइंट ने क्यूपराइट होता है जी, यहां गलती लिख दिया, क्यूपराइट। इसका होगा क्यूपराइट। क्यूपराइट तो कॉपर का अयस्क है कि क्यूपराइट किसका होता है? तो कॉपर का होता है। प्रश्न है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को, वही तो बताएं भाई कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण ऑप्शन में बी है इसका। निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो सोना, यह चांदी के, एंड निकेल है, ये फास्फोरस। तो फास्फोरस जो होता है अधातु होता है। अगला प्रश्न, सीने बार निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो पारा का सूत्र Hg होता है, जिसको अम्लागम भी कहा जाता है। सीने बार को अम्लागम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कि तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या देखिए? तांबा एवं टीन, तो तांबा महंगा पदार्थ है, तो उसी तरह से कांसा होता है। तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? देखिए अधातु के ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं और धातु के ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। तो अम्लीय मतलब अधातु के ऑक्साइड। तो देख रहे हैं कि ये अधातु के साथ ऑक्साइड है, बाकी तीनों धातु के ऑक्साइड। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है। सक्रिय धातुएं जो होती है कि अम्ल से क्या विस्थापित करती है? तो हाइड्रोजन विस्थापित करेगा। सक्रिय धातु जो क्रियाशील धातु होता है, अम्ल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है, या पढ़े किए हैं। अगला प्रश्न, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन है, उसका नाम क्या है? देखिए कॉपर और टीन जो मिला रहता है उसको बोलते हैं कांसा। कॉपर मतलब तांबा, पहले भी क्वेश्चन था, ऊपर आपको बताए थे, ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसमें 90% तांबा रहता है और टीन जो रहता है 10% रहता है। बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है, जिसका सूत्र आप लोग को पता है, Al2O3 × 2H2O होता है। अगला प्रश्न है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? अब देखिए इसमें आप ट्रिक बैठे कि कनका क्रम कैल्शियम नहीं है, 4 गो है, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर है। ये तो पक्का है कि सोडियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा और कॉपर सबसे कम क्रियाशील होगा, लेकिन इन्हीं दोनों में कौन होगा? तो कनका मांगे जिंक, यानी मांगे के बाद जिंक होगा। कनका मांगे, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। का मांगे जिंक और फिर छाप में कॉपर आता है, ठीक। आप पीछे से थोड़ा सा करके देख लीजिएगा, ठीक। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? अरे भाई साहब, ये तो तंग कर दिया यार क्वेश्चन पूछ के। प्रश्न है कि सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो देखिए ऊपर एक
सोडियम है तो सोडियम सब ज्यादा क्रियाशील है, पोटेशियम रहता है तो पोटेशियम मारते हैं। वो ट्रिक से देखिए ना, कई 5-6 क्वेश्चन है जो ट्रिक से बन गया है, इस बात को अच्छे से ध्यान देना, वो ट्रिक एकदम याद ही कर लेना है। निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन तेल में कई बार पूछेगा भाई साहब। सोडियम कहाँ पर है जी, है देखो यहाँ और एक अगला प्रश्न, कैलेमाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो देखिए कैलेमाइन जिंक प्लाट, जिंक ब्लेड, जिंक काइट, जिंक का होता है। तो जिंक के कई अयस्क होते हैं जिसमें कैलेमाइन भी आपको बताया गया होगा। निम्नांकित में कौन आ धातु है। तो देखिए कॉपर, लोहा, निकल और फास्फोरस, तो फास्फोरस है आ धातु है इसमें। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। सबसे कठोर प्राकृतिक में लिथियम, हीरा, सोडियम, पोटेशियम, तो आपको तो ऐसे पता चला कि हीरा इसमें होगा। अगला प्रश्न है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है, देखिए 24 कैरेट, 22 कैरेट, 16 कैरेट या 15 कैरेट। तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट के, देखिए यहाँ कह रहा है कि आभूषण बनाना था, आभूषण बनाने के लिए क्या हो जाएगा 22 कैरेट के होता है सोना। 2 कैरेट जो होता है तो कॉपर या तांबा मिलाया जाता है। तो ये बात आपको समझ में क्या, देखिए केमिस्ट्री में अभी तक 66 ऑब्जेक्टिव पूछा